एक खास मौके पर आज हम हैं सेबी भवन में। जी हाँ, आज है 1 मार्च और आज सेबी चेयरमैन तुहिनकांत पांडे सर का 1 साल पूरा हो रहा है। तो आज इनसे बातचीत करेंगे कि 1 साल कैसा रहा और आगे के लिए सेबी के लिए क्या विजन रहेगा। चेयरमैन सर, थैंक यू सो मच आज CNBC आवाज़ के लिए समय देने के लिए। सबसे पहले तो 1 साल पूरा करने के लिए आपको मुबारकबाद। कैसा रहा आपका 1 साल? काफ़ी मतलब बिज़ी ईयर था, काफ़ी व्यस्त था और समय ही ऐसा था कि ऊपर नीचे उथल पुथल वाला साल था। लेकिन उसमें भी मैं कहूँ तो ये साल हम कहेंगे कि रिफॉर्म का साल था, रिफॉर्म्स। दिल्ली को मिस करते हैं अब या मुंबई अब आपको रास आ चुकी है? 1 साल अब आप मुंबई में हो चुके हैं यहाँ पर। नहीं, ठीक है, मुंबई ठीक है। मुंबई ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि जो मुंबई आ जाता है उसके बाद वो वापस दिल्ली नहीं जा पाता है। नहीं, दिल्ली मुंबई हमारे लिए सब बराबर है। हाँ, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं सर, इस 1 साल में आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट आप क्या मानेंगे उसे? मेरी तरफ से मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं एक वापस एक थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी सेबी के ऑपरेशंस में आई है, लेकिन आपकी तरफ से आप सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या मानेंगे अपनी 1 साल की? देखिए, मैंने जब ज्वाइन किया था तो मैंने कहा था कि 4 मुद्दों पे हम लोग काम करेंगे। जी हाँ। सेबी एज अ टीम। उसमें मैंने कहा था ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, टीम वर्क और टेक्नोलॉजी। इन चारों फ्रंट्स में सेबी की टीम्स ने, और टीम का मतलब जब हम कहते हैं खाली सेबी की इंटरनल टीम नहीं, सेबी की एसोसिएट्स जो मार्केट एडवाइजरी कमिटीज़ हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, मार्केट इंटरमीडियरीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं, सब ने मिल के निरंतर हमने रिफॉर्म्स किए हैं, सुधार किए हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हर क्षेत्र में हमने ईज़ ऑफ डूइंग कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यूज़ किए हैं। जहां हमको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए बहुत मेजर्स लिए हैं, सेबी चेक जैसे टूल की व्यवस्था की। उसके बाद हमने टेक्नोलॉजी में AI का यूज़ करना, सूप टैक का यूज़ करना और अपनी खुद टेक्नोलॉजीज़ को अपग्रेड करना। और ट्रस्ट में हम हर चीज़ बेसिकली इस सिस्टम से करते हैं कि कुछ भी इनपुट मिलता है, फीडबैक मिलता है, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, चाहे वो डायरेक्टली हो, उस पे पूरा ध्यान देते हुए हम लोग ये देखते हैं कि हमारे सिस्टम में हमेशा सुधार हो। AI की आपने बात की और मुझे याद है जब ऑब्वियसली एक IEX वाला मामला था, कोई और मामला था जिसमें सेबी ने ऑर्डर पास किया, काफ़ी जल्दी आपने उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है और काफ़ी जल्दी उसका ऑर्डर भी आया। तो क्या ये हम मान के चलें कि इसका हम और यूज़ देखेंगे और आगे ऐसे कई चीज़ें होंगी जिससे कि ये इंस्टेंसेस थोड़े कम होंगे आगे जाते हुए? निश्चय हम लोग अपनी टेक्नोलॉजीज़ को, अपनी ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी तेज़ी से अपग्रेड कर रहे हैं। ओके सर, हमेशा एक चीज़ होती है जब आप एक बड़े इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन बनते हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो मुश्किल होते हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट होते हैं। कोई ऐसा डिसीजन जिसे कहते हैं कि इट वाज टफ बट इट वाज इम्पॉर्टेंट, जो आपने लिया हो? नहीं, इस तरह से कोई स्पेसिफिकली मैं उदाहरण नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि जब हमारा ध्येय क्लियर होता है तो कोई भी डिसीजन मुश्किल नहीं होता। डिसीजन चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसको सोच समझ के उसको करने का जस्ट वे से करने की आवश्यकता है। और जब वो सिस्टम में वो हैबिट आती है, सिस्टम में वो पैदा हो जाता है, तो फिर कोई चीज़ें मुश्किल नहीं होती। चलिए अब 3-4 बर्निंग टॉपिक्स पर बात करते हैं सर, ऑब्वियसली, एंड आई एम श्योर इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा, जब आप आए थे तभी मैंने सवाल आपसे पूछा था, वो अभी तक इंटैक्ट है। सेबी की रिपोर्ट अभी भी कहती है कि 90% से ज़्यादा F&O ट्रेडर्स पैसा लूज़ कर रहे हैं। इस पर अब आपका, क्योंकि अब आप 1 साल बिता चुके हैं यहाँ पर, अब आपका डेटा क्या कह रहा है और क्या आपको लगता है कि कुछ और कदम उठाने की ज़रूरत है यहाँ पर? तो अभी जो बहुत सारे जो कदम उठाए गए थे वो मई 25 में हम लोगों ने इंडिकेट किए थे और वो डिफरेंट टाइम में रोल आउट हुए। सिस्टम ने उसको अपनाया, नए मेट्रिक्स आए, डेल्टा बेस्ड आया, नई पोजीशन लिमिट्स की मॉनिटरिंग आई, एक्सचेंज और हमने अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाई, मार्जिन्स में चेंज हुआ। तो ये सब हुआ है और इसका इम्पैक्ट एग्जैक्टली क्या हुआ है, इस पे हमें और अभी डेटा एनालिसिस की ज़रूरत है, जो कि हम करेंगे।
और उसके बाद आगे क्या करना है उस पर भी हम विचार करेंगे, क्योंकि जो भी कुछ करना है वो दीर्घकालिक भी होना चाहिए और वो इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए। मतलब कुछ हम लें इफ़ेक्टिवली भी वो होना चाहिए। और कोशिश हमारी हमेशा ऑप्टिमम रेगुलेशन की रहेगी, क्योंकि स्विंग करना आसान है लेकिन फिर स्विंग से मार्केट इंस्टेबिलिटी आती है। तो पॉलिसीज में स्टेबिलिटी भी ज़रूरत है। हर तीसरे दिन हम एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए भी, और जो मतलब डिफरेंट तरह के, चाहे वो मार्केट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी एक फॉरवर्ड लुकिंग, एक क्लियर अप्रोच की ज़रूरत है। तो इसीलिए जो हमारे, अब आपने देखा होगा 1 साल में ये ऑप्टिमम रेगुलेशन की ओर हम द्रुत गति से बढ़े हैं, कि हमको न्यूमेरिकल नहीं खेलना है कि इतने कर दिया, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो। और पहली बार हमने रेगुलेटरी इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए यहाँ पे एक यूनिट इस्टेब्लिश किया है डेपा में, और एक नई एक्सटर्नल कमेटी की है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र उसके अध्यक्ष हैं। ओके। ताकि हम ऐसे उस एरियाज़ में, और NISM में भी हम एक सेंटर फॉर रेगुलेटरी स्टडीज़ स्थापित करने जा रहे हैं, कि हम लोग उस दिशा की ओर बढ़ें कि जहाँ के हम, जब हम रेगुलेशंस लाते हैं या रेगुलेशन चेंजेस करते हैं, तो उनका कॉस्टिंग क्या है, उनकी लाइकली इम्पैक्ट क्या है, ये भी हम लोग मेजर करना शुरू करें। और इसके लिए हमें काम करना होगा, लेकिन शुरुआत हमने की है। सर, इसमें कहीं ना कहीं आपको एक ये लगता है कि एक डबल एजेड सोर्ड है, क्योंकि एक तरफ हम इसमें प्राइड लेते हैं कि हमारी मार्केट में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि वो अब इतनी ज़्यादा F&O डिपेंडेंट हो गई है, 90% से ज़्यादा वॉल्यूम्स F&O मार्केट से आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं रिटेल पैसा लूज़ कर रहा है। तो उसको फाइन बैलेंस करने की कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ज़रूरत है, और उसको उसमें क्या एक फाइन बैलेंस हो, उसको डिफ़ाइन करना क्या थोड़ा टफ है इस समय? हाँ, तो पहले तो आपके ही प्रश्न को मैं फाइनली डिफाइन करूँगा। हाँ। क्योंकि आप भी एक बहुत ब्रॉड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बिकॉज आपने ऐसे F&O मार्केट में ऐसा हो रहा है। हाँ। तो अब F&O मार्केट के कई आयाम हैं। बिल्कुल। और सब आयामों में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो आपकी यदि हम कहें कि थोड़े ऑप्शंस कर देते लॉन्गर टर्म फ्यूचर्स हैं, उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और फ्यूचर में क्या दिक्कत है? तो हम लोग उसको, क्योंकि फ्यूचर और जो कैश मार्केट हैं वो एक तरह से एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो इसलिए एक ब्रॉड ब्रश में F&O को करना वो ठीक नहीं है। तो हमारे जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो कि एक एक्सेसिव हाइपर एक्टिविटी इन वीकली ऑप्शंस हैं। बिल्कुल। हाँ। और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम ये नहीं कह सकते कि सारा F&O में ऐसा चल रहा है। तो उस पर्टिकुलर दिशा में ही उसको किस तरह से रेगुलेट किया जाए कि वो चलता भी रहे, और उसके और साथ साथ ये भी हो कि उसके जो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हैं वो कर्ब हो सके। और इन्वेस्टर एजुकेशन भी आए। जब हम स्टडीज करके ये बताते हैं तो प्रोएक्टिवली रेगुलेटर बता रहे हैं कि ये हो रहा है, और हम ये भी उनको कह रहे हैं कि स्टैट्यूटरी वार्निंग भी लोगों को दे रहे हैं। तो इससे भी एजुकेशन फैलती है कि आपको बताया जा रहा है कि डेटा ये कहता है। तो मतलब आप, एक तो है कि आप कंप्लीट बैन कर दें, और दूसरा ऑप्शन है कि एजुकेट करें या दूसरे और मेजर्स रहें रेगुलेट करने कर ले, जिससे कि उससे डिसुएड हो सके, और दूसरी तरफ कैश मार्केट की ओर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की ओर बढ़े। तो इन्वेस्टर अवेयरनेस पे हमें बहुत कुछ काम करना बाकी है। बिल्कुल। क्योंकि जिस हिसाब से हमारी मार्केट एक्सपैंड हुई है पोस्ट कोविड, उस हिसाब से हम लोग डायरेक्टली नहीं रीच पाए हैं। इस बीच में ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स अपने बिजनेस के खातिर कह लीजिए कि उन्होंने कुछ लुभावने चित्र प्रस्तुत किए कि जैसे इस मार्केट से उन लोगों को बहुत वो ओवरनाइट रिच बन सकते हैं, लेकिन वो बन नहीं पाए हैं, इनको लूज कर रहे हैं। तो अब ये वाली जो मार्केटिंग है वो इटसेल्फ इज एक्चुअली डेंजरस। और अब हम बिल्कुल इसमें एक्टिवली कर रहे हैं कि जो रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं हैं वो यदि ऐसा काम कर रहे हैं तो हम उनके खिलाफ किस तरह से स्ट्रिक्ट एक्शन लें,
उनको इस कामों से रोकें। साइबर स्पेस में जो उनकी प्रेजेंस है उसको हम अपने एआई टूल के जरिए, सुदर्शन के जरिए भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और हर दिन हम ऐसे लोगों को फाइंड करके साइबर स्पेस से निकाल रहे हैं जो कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। और आपने जो आपने बात की, सर मेरा क्वेश्चन शायद थोड़ा सा गलत हो गया था, क्योंकि मैं जब अपने करियर की शुरुआत की थी तब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इंट्रोड्यूस ही हुए थे, और उस समय फ्यूचर्स को ज़्यादातर हेजिंग मैकेनिज्म माना गया था। आजकल बस एक वो स्पेकुलेटिव बन गया, खासतौर से वीकली ऑप्शंस की आपने बात की सर। वीकली ऑप्शंस में एक सजेशन दिया गया था, नीलेश शाह जी हैं, कोटक म्यूचुअल फंड के सीईओ है, उन्होंने कहा था कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि वीकली ऑप्शन भी रहे, मंथली ऑप्शन भी रहे, लेकिन वीकली ऑप्शंस में हम एफआई को ना अलाउ करें, सिर्फ रिटेल को अलाउ करें, या वाइस वर्सा। ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी है क्या, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की? अभी मैं इस बात में कोई भी कमेंट नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया अभी आप ऑलरेडी कि हमारे जो सिस्टम में जो हमने स्थापित किया है उसमें हम अपनी तरफ से स्प्रिंगिंग सरप्राइज देने की बजाय एक प्रॉपर एनालिटिकल व्यू लेते हुए पब्लिक कंसल्टेशन करते हुए ही पॉलिसी को आगे ले जाएंगे। सर ये कंसल्टेशन का कोई टाइमलाइन डिसाइड किया है आपने? अब जैसे आपने कहा कि पिछला फैसला मई में लिया गया था, जी नहीं, अभी कोई टाइमलाइन नहीं है उसका। जी नहीं। तो लेकिन एक तरफ अगर आप देखें, रिसेंटली बजट में भी एसटीटी बढ़ाया गया था, और फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि हमने सिर्फ फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर एसटीटी बढ़ाया क्योंकि हम चाहते हैं कि थोड़ा सा लोगों को पुल बैक किया जा सके डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट से कैश इंस्ट्रूमेंट की तरफ। क्या सेबी की भी थॉट प्रोसेस उसी तरफ इंक्लाइंड है फिर? नहीं, मैंने तो पहले भी कहा है और मल्टीपल चैनल्स में भी कहा है कि हम लोग मतलब रेगुलेटर के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है कि हम कोई कमेंट्स फिस्कल पॉलिसी पे दें गवर्नमेंट के। ओके सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है अब एमटीएफ को लेकर। अभी रिसेंटली आई एम श्योर कि आरबीआई, सेबी, सरकार सब एक फीडबैक शेयर करते होंगे एक दूसरे को, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ या मैं होप कर रहा हूँ अभी जो रिसेंट आरबीआई का डिसीजन आया था मार्जिन ट्रेडिंग को लेकर, उसे आप कैसे देखते हैं? और क्या आपको उस बुक में कुछ एक्सटेंशन दिखाई देता है या फिर कुछ ओवर ट्रेडिंग दिखाई देती है, या फिर एमटीएफ बुक को लेकर अभी आप कोई खास चिंता नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए, उन्होंने हमें भी एक रिप्रेजेंटेशन दिया एडमी ने, लेकिन उस रिप्रेजेंटेशन को जब हमने अच्छी तरह से स्क्रूटिनाइज किया तो हमने ये देखा कि जो इश्यूज उन्होंने रेस किए हैं उसमें पहले ये इंडिकेट किया जा रहा था कि जैसे कि आरबीआई के कई सारे जो मेजर्स उन्होंने दिए हैं, स्पेशली प्रॉप ट्रेडिंग, हाँ। उसमें उसके बारे में ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था, और वो अचानक ही आ गया, यानी कि कंसल्टेशन पेपर में नहीं था और अचानक आ गया। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब उसके पेपर में जब उन्होंने पेपर की, बिकॉज बैंकों की बुक कैसे चले, उसमें क्या रिस्क्स हैं, तो ऑब्वियसली रिजर्व बैंक उसकी कॉल लेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भी प्रश्न है और कैपिटल एलोकेशन का भी इशू है और रिस्क्स का भी इशू है। तो उन्होंने ये पहले कंसल्टेशन पेपर में कहा था कि प्रॉप ट्रेडिंग के लिए कोई बीजी नहीं अवेलेबल होगी, उनको नॉर्मल वर्किंग कैपिटल के लिए मना नहीं किया गया है। तो उसके बाद जो एक्चुअल फाइनल में आया, इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि बीजी मे बी अवेलेबल प्रोवाइडेड 100% कोलैटरल इज देयर। तो बेसिकली बिल्कुल नो से यस विद कंडीशन आया है। तो एक तो ये रिप्रेजेंटेशन, ये कहना कि जैसे मीडिया में भी आपके आ रहा था जैसे कोई नई चीज़ आ गई है, वो सही नहीं है। दूसरा, जो मार्जिन ट्रेडिंग की जहाँ तक बात है, उसको सभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आपने ही ट्रेडिंग की और हमारे नियम हैं कि आप सभी के नियम ही बताते हैं कि नहीं आप मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं, कितनी कर सकते हैं। तो यदि आपने किसी का 25% मार्जिन लिया और बाकी का फाइनेंस किया और वो सिक्योरिटीज़ तो बेसिकली आपको प्लेज्ड हैं, आप उसको रीप्लेज्ड करके उस पर फाइनेंसिंग लेना चाहते हैं, तो ये ओवर लेवरेज है और ये एक्सटेंशन ऑफ लेवरेज है। तो इसमें तो यदि मना होता है कि ये नहीं
होना चाहिए, या वो उसके लिए आपको यदि होगा तो उसके लिए, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इसमें जो इश्यूज़ हैं उसमें वो नहीं है। आई थिंक बाकी के कई चीज़ों में हमने ये भी देखा कि पहले जो इनिशियली प्रपोज था कि कौन से कोलेटरल के लिए कौन कौन से सिक्योरिटीज़ मान्य होंगे, कुछ सिक्योरिटीज़ का नाम नहीं था। बाद में आई थिंक ट्रेड इंडस्ट्री की सजेशन से आरबीआई ने वो वाले सिक्योरिटीज़ के नाम भी जोड़े हैं कि वो भी आ सकते हैं। तो एक कंसल्टेशन पेपर जिसमें ड्यू कंसल्टेशन के साथ एक व्यू लिया गया है, तो मेरे ख्याल से वो ठीक है। चलिए, आप पर्सनली लेकिन बॉदर्ड नहीं है इस समय एमटीएफ बुक से? जी नहीं। जी, ओके सर। एक F&O बैन को लेकर मेरा आपसे सवाल था। उसमें कई स्टॉक्स हैं जो सेबी ने काफ़ी कदम भी उठाए, उसके क्राइटेरिया भी चेंज किए। उससे हमने नोटिस किया कि कई जो 7-8 सीरीज़ पहले 15-15 स्टॉक्स F&O बैन में होते थे, आज वो गिन के 2 या 3 रह गए। लेकिन उनमें से भी एक आध स्टॉक है जो सीरीज़ के फर्स्ट डे में ही बैन में आ जाते हैं और फिर पूरी सीरीज़ में वो बैन में रहते हैं। तो क्या ऐसे में एक और ओवरहॉल करने की ज़रूरत आपको लगती है यहाँ पर? हमने इस पे अभी तक विचार नहीं किया है, बट आपसे मैं सुन रहा हूँ, हम इसके बारे में इंटरनली देखेंगे। जी सर, आपको मैं अगर चाहेंगे तो मैं एक फीडबैक दूंगा। 1-2 स्टॉक्स हैं जो परमानेंटली बैन में रहते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं वो रिटेल के लिए फेवरेबल ना हो शायद। तो इसके लिए आईपीओ मार्केट को लेकर सर एक बहुत बड़ा जो सवाल उठा है, ऑब्वियसली सेबी का काम है आईपीओ को रेगुलेट करना और देखना कि जो पैसा यूज़ वो जो प्रॉस्पेक्टस में बताया गया उसी तरीके से यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन पिछले 2 साल में जो आईपीओज आए हैं उनमें ज़्यादातर ओएफएस हैं। क्या एक डेफिनेशन आईपीओ की चेंज करने की ज़रूरत है? अगर आप प्योर ओएफएस लेकर आ रहे हैं तो उसको एज आईपीओ कहकर ना बेचा जाए, क्या ऐसा कुछ नॉर्म लाने की ज़रूरत है? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एग्जिट दिया जा रहा है। ओएफएस और वर्सेस फ्रेश इशू, ये इसका रेशो लिया जाए तो मैक्सिमम 2020 में ये 87% के करीब था जो ओएफएस था और बाकी का वो था, और अब जो है वो 55-45 है। कुछ आईपीओ हैं जिनमें पूरा का पूरा ओएफएस है। एक पर्टिकुलर आईपीओ को लेके वैसा नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए जो कैपिटल है, अब आप बताइए, आप खुद ही यदि बताएंगे, आप कई तरह से ये कर सकते हैं। सपोज आपने एक मकान बनाना है, आपने पहले मकान बना लिया, अपने पैसे से, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स से पहले ले लिया, क्योंकि आपको बैंक का आपका लोन नहीं है। उसके बाद आपने बैंक से उसको फाइनेंस करवा लिया, तो कैपिटल पहले आए और बाद में आए, और फाइनेंसिंग बाद में हुई, पहले वो कैपिटल वो थी। उसी तरह से यदि मान लो किसी कंपनी में 10 साल से कोई पैसा लगा के उस कंपनी को बनाया, अब जो कंपनी जब वो शेयर इशू करेगी, अब उसको अभी कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, तो वो आईपीओ लाने के लिए कौन से शेयर देगी? क्योंकि कंपनी तो कैपिटलाइज्ड है, बट उसमें जिन लोगों ने कैपिटल लगाया तो वो लोग अपने शेयर बेच सकते हैं उसमें, और उनका लॉक इन भी रहेगा। तो इसमें क्या बड़ी बात है, क्योंकि कैपिटल तो साइकिल में मूव करती है, आगे आ जाए पीछे आ जाए। और यदि मान लो आपको ओएफएस लेके, यदि प्राइमरी इशू लेके आना है, और सपोज अनुज जी, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है लेकिन आपका आइडिया बहुत अच्छा है, आप कहेंगे मैं ऐसी कंपनी बनाऊंगा, आप इतना एक्सपेंस दे के, मर्चेंट बैंकर्स हायर करके, इतना करके, क्या ये साहस कर पाएंगे कि आपके एक आइडिया को कह के आपको लोग पैसा देना शुरू कर दें, आपके आईपीओ को सब्सक्राइब कर दें? आपका पीछे कोई ब्रांड नहीं है, आपकी कोई कंपनी नहीं बनी, आपका कोई लोगों ने देखा नहीं है, तो आईपीओ में भी लोग देखते हैं कि तुम हो क्या, प्रमोटर हैं क्या, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर कौन से हैं, इन्वेस्टर क्या हैं, तो वो कहाँ से लाएंगे? प्राइवेट मार्केट्स इनको सपोर्ट करती हैं, क्योंकि प्राइवेट मार्केट ये देखती हैं कि भी मेरा जो पैसा है वो हाई रिटर्न हाई रिस्क वाला है। मैं 10 लोगों को फाइनेंस करूँगा और 10 में से मेरे हो सकता है 2 कंपनियां अच्छी निकल जाएं और 8 कंपनियां न करें काम। तो वो जो हाई रिस्क है उसी को आप वेंचर कैपिटल को बोलते हैं, एंजल बोलते हैं, और डिफरेंट प्राइवेट इक्विटी बोलते हैं।
और वो जब बनाते हैं, जो सक्सेसफुल केसेस जब होंगे उनमें से उन्हीं को तो रिटर्न लेंगे क्योंकि वो सक्सेसफुल हो गए, उनकी वैल्यूएशन आई, तो उन्हीं से तो वो अपनी पूरी फंडिंग करेंगे। तो ये तो ऑब्वियस है नहीं ये ऑब्वियस है सर। मेरा सवाल सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा चैनल ज़्यादातर रिटेल लोग देखते हैं और इसके लिए एक ज़्यादातर शिकायत ये रही है कि पिछले 2 साल में 70% के करीब जो आईपीओ हैं वो अब नीचे ट्रेड कर रहे हैं। बात वैल्यूएशन की है, और वैल्यूएशन में जो आपके एंकर इन्वेस्टर्स हैं, द होल एंकर बुक जो है उसका पर्पज़ ये है कि जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में कर रहा है वो उसकी वैल्यूएशन तो देखेगा, वो अपने लोगों को हायर करेगा। तो इसीलिए रिटेल जो है, रिटेल के लिए ये एक सेफ्टी है कि एंकर बुक उसकी वैरायटी है कि नहीं, लोग उसमें उतने प्राइस पे आने को तैयार हैं कि नहीं, क्या वो उसको देख रहे हैं। ओके, आखिरी सवाल सर, एज अ सेबी चेयरमैन, जो भारत के 10 करोड़ नए इन्वेस्टर्स हैं उनको आपका क्या मैसेज होगा? उन सबको ये है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की ओर बढ़ें और वो एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करें। हर चीज़, हर पुटिंग ऑल इन वन एग्स इन वन बास्केट नहीं, और अपनी सिचुएशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। और अधिक समय आ गया है कि वो फाइनेंशियल प्लानिंग की ओर बढ़ें, जिसमें अपने लाइफ गोल्स को हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकें। और यदि आपको एक आपका लाइफ गोल एजुकेशन है या आपका लाइफ गोल एक पर्टिकुलर इतने सालों का है, तो उस हिसाब से आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि खाली अवेयरनेस ऑफ स्टॉक मार्केट से बढ़ के हमें नॉलेज अबाउट स्टॉक मार्केट्स एंड बॉन्ड मार्केट जाना चाहिए, और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की भी बात होनी चाहिए, फिक्स्ड इनकम की भी बात होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, एंड ऑल द बेस्ट आपको आगे वाले इस कार्यकाल के लिए। धन्यवाद।